नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट में आपका स्वागत है। कल पीएम मोदी मुंबई आए थे और उन्होंने मुंबई को 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के दौरे के दौरान विपक्ष अब हमलावर है। आपको बता दें कि विपक्ष जो है वो पीएम मोदी के दौरे को लेकर लगातार आलोचना कर रहा है। पीएम मोदी ने अलग अलग विकास कार्यों के सिलसिले में मुंबई का दौरा किया था। 1 महीने में पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा है, इसलिए विपक्ष इसे आगामी मुंबई नगर निगम चुनाव से जोड़कर देख रहा है। इस पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी प्रतिक्रिया दी है। नासिक में मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि अब मुंबई नगर पालिका का चुनाव आ रहा है तो उन्हें लगता है कि ये अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए वो बार बार यहाँ आ रहे हैं। कोई नई बात नहीं है। अगर वो महाराष्ट्र को कुछ देने जा रहे हैं, राज्य के हित में काम कर रहे हैं, तो हमारे पास विरोध करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन अगर वो यहाँ आकर राजनीतिक भाषण देने जा रहे हैं तो उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। वहीं ठाकरे गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने भी कड़े शब्दों में पीएम मोदी की आलोचना की। उन्होंने पीएम मोदी के दौरे पर कहा कि नगर निगम चुनाव होने को है, वो अपने प्रवास को दिल्ली से मुंबई स्थानांतरित कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई में बीजेपी और सिंधिया गुट के लोग नगर पालिका नहीं जीत पा रहे हैं और अब पीएम मोदी के पत्ते को उछाला जा रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल तय है कि शिवसेना मुंबई नगर निगम चुनाव जीतेगी। उन्होंने आगे कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका ध्यान मुंबई नगर निगम चुनाव पर है। इसका मतलब यहाँ बीजेपी और सिंधिया गुट के सभी नेता नकारे गए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है। शायद प्रधानमंत्री नगर निगम चुनाव तक मुंबई में रहें। देशाच्या पार्लमेंटमध्ये एक अत्यंत महत्त्वाची चर्चा होती आणि त्या चर्चेला प्रधानमंत्र्यांनी उत्तर दिलं। त्या सगळ्या चर्चेमध्ये विरोधकांनी काही महत्त्वाचे राष्ट्रीय प्रश्न उपस्थित केले। काही कंपन्या आणि खाजगी कंपन्या यासंबंधीची तीव्र मतं मांडली, पण सवन जवळपास 80 मिनिटाच्या भाषणामध्ये प्रधानमंत्र्यांनी एक शब्द सुद्धा या कष्टकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीनं काही कार्य केले पाहिजेत, धोरणं स्वीकारली पाहिजेत याबद्दल काढला नाही। आणि त्या ठिकाणी सांगितलं की जे कोणी मला विरोध करतील त्यांच्याशी मी संघर्ष करायला तयार आहे, मी एकटा लढायला तयार आहे, मी काही त्याचं भाष्य करू इच्छित नाही। सवन देशाची सत्ता, सवन देशाची सेना, सवन देशाचं पोलीस दल हे आपल्या पाठीशी खेळायचं आणि सांगायचं की या कष्टकऱ्यांनी खर्च वाढला तर त्याच्याशी लढायला मी तयार आहे असे। बघा, महानगरपालिकेच्या निवडणुका मुंबईच्या प्रधानमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या मुंबईतल्या पक्षांना अत्यंत गांभीर्याने घेतलेल्या दिसत आहेत। देशापुढे खूप महत्त्वाच्या समस्या आहेत। पार्लमेंट सुरू आहे। पार्लमेंटमध्ये अडाणी प्रकरणावरती विरोधी पक्षाने काही प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत। LIC, स्टेट बँक ऑफ इंडिया किंवा इतर सार्वजनिक बँकांचा पैसा एका उद्योगपतीच्या खिशात कसा गेला, कोणी दिला, असे अनेक प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केले। त्या संदर्भात प्रधानमंत्र्यांकडून उत्तराची अपेक्षा होती सातत्यानं, पण प्रधानमंत्री मुंबई महानगरपालिकेत लक्ष घालत आहेत। आनंद आहे। जोपर्यंत महापालिका निवडणुका होत नाहीत तोपर्यंत प्रधानमंत्र्यांचे दौरे इथे सुरू राहतील। त्याची दखल येथील भाजपच्या नेत्यांनी घ्यायला हवी। याचा अर्थ असा आहे की इथलं भाजपचं नेतृत्व कमजोर आहे, म्हणून प्रधानमंत्री लक्ष घालत आहेत। 13,000 कोटी हा आकडा 2014 पूर्वी आम्ही ऐकलाही नव्हता आणि ज्या मदतीचा ओघ केंद्राकडून मिळायला लागलेला आहे यापूर्वी कधी मिळाला नव्हता। मुख्यमंत्री याचाच अर्थ असा आहे की महाराष्ट्रातल्या आधीच्या सरकारच्या संदर्भात मोदी सरकारची भूमिका ही सुडाची होती। जोपर्यंत हे सरकार जात नाही तोपर्यंत आम्ही मुंबईला, महाराष्ट्राला एक दमडाही देणार नाही, ही यांची भूमिका उघड झालेली आहे। आणि हे एक प्रकारे महाराष्ट्राशी त्यांनी घेतलेलं
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कार्यकारी संपादक महाराष्ट्र से शिरीष उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिरीष, पीएम मोदी ने मुंबई का दौरा किया, अब उसको लेकर विपक्ष जो है लगातार हमलावर है। एक तरफ से जहां शरद पवार कह रहे हैं कि पीएम मोदी बस भाषण देने यहाँ आते हैं, वहीं संजय राउत की तरफ से भी कहा गया है कि शिंदे और बीजेपी गुट जो है वो निकाय चुनाव जो है वो जीत नहीं पा रही है, इसकी वजह से पीएम मोदी का पत्ता खोला जा रहा है। अलका जी, पिछले महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान सबसे बड़ा गलत काम जो हुआ था वो ये हो रहा था कि मुंबई में जो मेट्रो लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ था उसको पूरी तरह से रोक दिया गया था। उसके काम में कोई उन्नति नहीं हो रही थी। और जैसे ही फिर से शिवसेना और शिंदे सरकार, बीजेपी और शिंदे सरकार आई है, उसने पहला काम किया, पहले फटाफट उन्होंने मेट्रो का काम शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले अभी प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और उन्होंने मेट्रो का उद्घाटन किया था। और इसके तुरंत बाद अभी 1 महीने के अंदर ही फिर मोदी जी वापस आए हैं और उन्होंने अभी दो ट्रेनें हैं, जो एक सोलापुर को जाती है और एक शिरडी को जाती है। इसकी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। एक सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड की तरफ जोड़ मार्ग है, उसका उद्घाटन किया। इसके अलावा भुयारी मार्ग है मराठ में, उसका उद्घाटन किया। लेकिन शिरीष, विपक्ष का यही कहना है कि नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसकी वजह से प्रधानमंत्री बार बार महाराष्ट्र आ रहे हैं। ऐसा कोई सौगात नहीं दे रहे हैं वो महाराष्ट्र के लोगों को, तो क्या नगर निगम चुनाव की वजह से ही जो है वो स्थितियां ऐसी बन रही हैं? और नगर निगम चुनाव को लेकर विपक्ष और पक्ष जो है आमने सामने हैं, कितना प्रभावित करता है नगर निगम चुनाव? पीएम मोदी का ये दौरा नगर निगम चुनाव को कितना प्रभावित करता नजर आता है? ये बात तो एकदम स्पष्ट है कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव सामने है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका चुनाव को देखते हुए अगर नरेंद्र मोदी जी अपनी पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यहाँ पर झोंक रहे हैं और मुंबई महानगर पालिका को चुनाव को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें गलत कोई बात नजर नहीं आती। हर पार्टियों को इसका पूरा अधिकार है कि वो किसी भी चुनाव की पूरी तैयारी करे। और जहां तक शिवसेना की बात है, शिवसेना के उद्धव ठाकरे को भी उतरना चाहिए रोड पर उसी ढंग से, और शरद पवार जी को भी कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। तो विपक्ष के पास अभी इस समय बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार काम पर काम किए जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का नीचे से लेकर के शीर्ष नेतृत्व इस महानगर पालिका को चुनाव को लेकर के पूरी तरह भिड़ा हुआ है और पूरी तरह जागृत हो गया है और अपनी राजनीतिक तैयारी शुरू कर दी है। तो विपक्ष को इन सब बातों को ध्यान देने की बजाय मुंबई महानगर पालिका चुनाव की तैयारी की तरफ ध्यान देना चाहिए। जी शिरीष, ये भी माना जा रहा है कि जो सर्वे हो रहा था उसमें महाविकास आघाड़ी को 34 सीटें देने की बात की गई थी। लोकसभा चुनाव का सर्वे हुआ था, यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, ये आरोप लग रहे हैं, इसकी वजह से चिंतित है, क्योंकि बीएमसी चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का एक तरीके से प्रतिबिंब के तौर पर देखा जाएगा। जिस भी पार्टी को एक तरीके से जो मैंडेट मिलेगा बीएमसी चुनाव में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इसे एक तरीके से अपने अस्तित्व की लड़ाई के तौर पर महाराष्ट्र में ले रही है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार जो है मुंबई के दौरे पर आ रहे हैं। देखिए, मुंबई में जहां तक बात की जाए तो मुंबई में शिवसेना का ग्राउंड लेवल तक एक बहुत अच्छा नेटवर्क है और जबरदस्त उनकी राजनीतिक पैठ है लोगों के बीच में। तो इसको नकारा नहीं जा सकता है कि शिवसेना को हराना मुंबई महानगर पालिका में नाको चने चबाने जैसा ही होगा। तो और अगर कहीं कुछ पत्ते उल्टे पड़े और भारतीय जनता पार्टी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई जिस तरह वो बोल रहे हैं, तो निश्चित ही उसका असर उनको आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई महानगर पालिका चुनाव को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जी शिरीष, बोहरा समुदाय से भी प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान मिले, उनके कार्यक्रम में शामिल हुए। क्या ये बोहरा समुदाय का जो मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बोहरा समुदाय को माना जाता है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी को लेकर नरम रुख अख्तियार करती है, और महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में लगभग सीधे 50 सीटों पर जो मुस्लिम समुदाय का असर देखने को मिलता है, तो कहीं जो ये हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की जो राजनीति थी, बोहरा समुदाय को साधने की कोशिश भी तो की जा रही है इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल
यहाँ मरोल में सैफी एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और इस समय राजनीति मुंबई में गर्म है, और इस दौरान अगर प्रधानमंत्री एक एजुकेशन सोसाइटी, एक एजुकेशन ट्रस्ट के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और वो खास करके मुसलमानों से रिलेटेड है, तो इसको कहा जाना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहीं न कहीं मुस्लिम वोट को भी टारगेट कर रहे हैं। जी सीरीज, कितना चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए रहेगा ये बीएमसी चुनाव, क्योंकि सी सर्वे में भी बात की गई है कि महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है उसके प्रति लोगों का रुझान ज्यादा है। ये महाविकास आघाड़ी से ज्यादा लोगों का रुझान जो है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं या शिवसेना की जो पॉलिटिकल पैठ है, उसका सीधा ज्यादा से ज्यादा फायदा शिवसेना को होता नजर आ रहा है। अब महानगर पालिका चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी किस हद तक इस मत को अपनी तरफ आकर्षित कर पाती है और इस हद तक जीत हासिल करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीरीश इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो बीएमसी चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष सामने है। पीएम मोदी के दौरे को विपक्ष जो है वो बीएमसी चुनाव से जोड़कर देख रहा है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री बार बार मुंबई जो आ रहे हैं उसके पीछे बीएमसी चुनाव वजह है, क्योंकि बीएमसी चुनाव जो है नजदीक आने वाले हैं। और विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी और शिंदे गुट जो है वो बीएमसी चुनाव जीत नहीं पा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री के नाम का कार्ड खेला जा रहा है। प्रधानमंत्री बार बार यहाँ आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। संजय राउत का ये भी आरोप है कि बीएमसी चुनाव तक प्रधानमंत्री मुंबई शिफ्ट हो सकते हैं, मुंबई में ही रहेंगे दिल्ली छोड़कर। तो लगातार जो है पक्ष विपक्ष पीएम मोदी के ऊपर हमलावर जो है वो पक्ष है, वहीं पक्ष की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि जो बीएमसी चुनाव है उसको लेकर शिंदे गुट और बीजेपी की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। और कहीं ना कहीं मुंबई दौरे के दौरान पीएम मोदी ने जो बोहरा समुदाय है उसके कार्यक्रम में शामिल होकर जो बातें उन्होंने कही कि वो उन्हें अपना घर समझते हैं, वो ना पीएम है ना सीएम है, बोहरा समुदाय से उनके 4 पीढ़ियों से रिश्ते हैं, ऐसी बात उन्होंने कही। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि इसके जरिए पीएम मोदी बीएमसी चुनाव में मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर बोहरा समुदाय के। और इसके पीछे की वजह है कि मुंबई में जो 10 सीटें हैं, 10% बोहरा समुदाय के मुसलमान हैं और 20 सीटों पर इनका प्रभाव जो है वो ज्यादा है। तो इस वजह से जो विपक्ष है लगातार पीएम मोदी पर उनके दौरे को लेकर हमलावर है। उसका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी मुंबई को कोई सौगात देने नहीं आ रहे, बल्कि नगर निगम चुनाव नजदीक हैं, नगर निगम चुनाव मुंबई में होने वाले हैं, इसकी वजह से बार बार प्रधानमंत्री मोदी मुंबई का दौरा कर रहे हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुराग, मुंबई में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो है लगातार विपक्ष पक्ष हमलावर है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार मुंबई इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मुंबई में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं जी। और उन्हें ये लगता है कि जो बीजेपी और शिंदे गुट है वो बीएमसी चुनाव जीतने में नाकाफी है, इसलिए प्रधानमंत्री का कार्ड खेला जा रहा है। ये असल में ऐसा है कि बीएमसी चुनाव सिर्फ बीएमसी का एक कॉरपोरेशन के चुनाव नहीं, हालांकि देश की आधे राज्यों से ज्यादा बजट है, वो तो एक बात है, बहुत बड़ी महानगर पालिका है, लेकिन वो अकेले वो नहीं है। आगे आने वाले चुनाव में 2024 पे ये बड़ा असर डालेगा मुंबई महानगर पालिका का चुनाव कि बीजेपी सचमुच रेस में है या नहीं। बीजेपी अब तक जितने चुनाव लड़ी है और जीती है वो शिवसेना के साथ लड़कर जीती है जी। शिवसेना के बिना जीतना लड़ना एक काम होता है, शिवसेना अलग भी लड़ी है और ऐसा भी हुआ है, लेकिन अब वो शिवसेना जो है वो महाविकास आघाड़ी बना करके वो कांग्रेस और एनसीपी नाम की दूसरी शक्तियों के साथ इकट्ठा हो गई है। तो ये अनुराग जी, 2017 में शिवसेना और बीजेपी की तरफ से अलग अलग चुनाव लड़ा गया था, जिसमें 82 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी और शिवसेना को 84 सीटों पर मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये वजह नजर नहीं आती, क्योंकि अब तो महाविकास आघाड़ी का भी साथ है, इस वजह से बीजेपी को जो है डर लग रहा है। अब स्थिति
थी उससे ज्यादा गड़बड़। जी। अब ये कांग्रेस और एनसीपी के साथ मतलब मिल के पहली बार शिवसेना चुनाव लड़ेगी, है ना? जी। तो जो ऐसा है, ये जो गणित है, वो उससे वो खेल ऐसा है जी। जो अब तक टेस्टेड नहीं है। जो टेस्ट हुए हैं अब तक के, उसमें बीजेपी अभी तक पार नहीं पा पाई है। जैसे यहाँ पर चुनाव हुए लोकल लेवल पर, जिला परिषद हुए, जो पंचायत के चुनाव होते हैं, पंचायत तीनों सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी जरूर, लेकिन इन तीनों की जो एकत्रित शक्ति है जी। वो मैच नहीं कर पा रही है। इसके बाद अभी चुनाव हुए हैं और ग्रेजुएट चुनाव हुए हैं विधान परिषद के, उसमें बीजेपी में नागपुर सीट हारनी पड़ी, जहां के खुद मुख्यमंत्री हैं और वहीं के प्रदेश अध्यक्ष भी इस समय महाराष्ट्र के बावनकुळे, वो भी नागपुर से हैं। नितिन गडकरी जी भी नागपुर से हैं। उस नागपुर की सीट, ग्रेजुएट सीट अगर हार जाए तो कितना बड़ा झटका इसको माना जाएगा। तो अभी इस समय पहला टेस्ट है, और वो पहला टेस्ट महानगर पालिका मुंबई का होने जा रहा है, जो बहुत बड़ा टेस्ट है। ऐसी जगह है जो जहां शिवसेना का एक तरह का एक 4 दशकों तक उसका एक छत्र राज रहा है, तो वो वहां पर टेस्ट होने जा रहा है। वो टेस्ट जीतना, बने रहने की जरूरत है, और वो केवल महाराष्ट्र नहीं, मुंबई नहीं, महाराष्ट्र पे असर डालेगा। महाराष्ट्र देश में दूसरे नंबर का राज्य है सीटों के मामले में। 48 सीटें हैं यहाँ लोकसभा की। तो वो देश में बनाना या बिगाड़ना, तो मोदी जी का भी स्टेक बहुत बड़ा है इसमें, और वो निश्चित तौर पर उसको समझ रहे हैं, इसलिए इतनी जल्दी की यात्राएं कर रहे हैं, इतनी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही है, हर कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। अनुराग जी, जो सी वोटर का सर्वे भी सामने आया, कहीं ना कहीं उसमें जो बीजेपी को पीछे दिखाया गया है, और ये दिखाया गया है कि अगर अभी चुनाव होते हैं, जो 48 सीटें, उसमें से 34 सीटें जो हैं वो महाविकास आघाड़ी को मिल सकती है। और क्या यही वजह नहीं है कि इसकी वजह से जो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की तरफ से लगातार, खुद अमित शाह भी मुंबई दौरे पर जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी 2 बार जा चुके हैं काफी कम समय में? नहीं, वो निश्चित तौर पे आप जो बात बोल रही हैं वो दिखाई दे रही है। देखिए, ये ऑन पेपर, कम से कम कागज पर, जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, ये ऑन पेपर बहुत मजबूत दिखता है। कई बार अंतर विसंगतियां होती हैं, जब ग्राउंड रियलिटी में लड़ने की बात आती है तो आपस की विसंगतियां भी उभर के आती हैं, उससे नुकसान, और वो गणित एक अलग गणित होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश का साथ आना, ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए खतरनाक होगा, लेकिन आपसी विसंगतियां जो लोकल लेवल पर हैं वो गड़बड़ होगी। तो यहाँ भी विसंगतियां हैं, तो विसंगतियां कितने हद तक डालती हैं, एकदम से कह देना बड़ा बारीक चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र में, बहुत ही गजब का और बड़ा नजदीकी चुनाव होने वाला है महाराष्ट्र में। और मुंबई महानगर पालिका एक तरह से टेस्ट ग्राउंड है, वो एक टेस्ट साइट बता देगा कि ये खेल कितना हद तक सफल है असफल है। अनुराग जी, बीजेपी को शिंदे गुट के साथ जो सरकार बनाई है उन्होंने मिलकर शिवसेना के, इसकी वजह से कितनी चुनौतियां या फिर कितना आसान रास्ता होता नजर आ रहा है बीएमसी चुनाव बीजेपी के लिए? शिंदे जी का मुंबई में कोई खास ऐसा, मुंबई से लगा ठाणे जिला है जो पूरी तरह उनका दबदबा चलता है शिंदे जी का, उस ठाणे महानगर पालिका जी। और ठाणे में वहीं पर एक 4-5 महानगर पालिकाएं ठाणे जिले में सर्वाधिक महानगर पालिकाएं जी। तो वो वहां पर उनका दबदबा है, लेकिन मुंबई में उतना असर उनका दिखाई नहीं दे रहा है। उनके साथ 3 विधायक जरूर गए हैं, लेकिन वो भी बहुत असरकारक तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसा एक पिछले साल भर में दिखाई दे। तो शिवसेना कहीं से लोकल लेवल पर जो उसकी शाखाएं हैं, उसका जो सबसे मजबूत यूनिट है, 221 शाखाएं हैं। शिवसेना एक अलग तरह का संगठन है, तो वार्ड स्तर पर ये 221 जो शाखाएं हैं, ये 24 घंटे काम करती हैं। इनके कार्यालय हैं, इनके एक शाखाओं में कई हजार लोग हैं। मुंबई में जब इस टूट से पहले हमने आपको बताया गया 1 लाख पदाधिकारी हैं मुंबई में शिवसेना के, उनमें बहुत बड़ी टूट होती दिखाई नहीं दी है। वो एक तरह से जैसे पिछली कई बार शिवसेना टूटी है, नारायण राणे ने तोड़ी है, राज ठाकरे ने तोड़ी है, उसके पहले भी छगन भुजबल ने तोड़ी है। वो टूट उस तरह की शिवसेना के उस संगठन तक नहीं पहुंचती, वैसे ही अब ये टूट, शिंदे की जो टूट है वो दिखाई नहीं दे रही। जी,
अनुराग जी, जिस तरीके से बीएमसी चुनाव नजदीक आने वाले और कहीं ना कहीं शिवसेना जो है हमेशा से बीएमसी पर अगर राज रहा है तो वो शिवसेना का रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अपने अपनी जगह तलाशते जरूर नजर आई है। यही वजह है कि 2017 में बीजेपी को ऐसा लगा कि उसे अपनी जमीन मिल गई है, तो अलग चुनाव, जब मतभेद हुआ तो चुनाव अलग लड़ा गया बीएमसी का, लेकिन उसमें भी जो है शिवसेना आगे रही। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने टक्कर भी दिया, सिर्फ 2 सीटों का अंतर था और किसी तरीके से जो शिवसेना ने अपना वर्चस्व जो है वो कायम रखा हुआ था। लेकिन जो सिंधी गुट की तरफ से जो टूट हुई शिवसेना में, उसका असर उद्धव गुट पर कितना पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना में जो बिखराव नजर आया, इनके कुछ प्रभावशाली नेता शिवसेना का साथ छोड़कर गए, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी तो शिवसेना कमजोर हुई होगी। शायद यही वजह है कि बार बार शिंदे गुट का नाम लिया जाता है, बाला साहब ठाकरे की बात सामने आती है, और शिंदे गुट भी कभी बाला साहब ठाकरे के नाम पर ही राजनीति करते हैं वो बार बार। कभी कभी ऐसा होता है कि एक शहर दिया जाता है, जैसे बीजेपी ने मांझी को खड़ा कर दिया था बिहार में, है ना, वो चेहरा थे, है ना, वो उसके आगे कुछ नहीं, लेकिन वो हैं अपने स्थिति को जब पहुंचते हैं तो वो बीजेपी उसी नुकसान की उम्मीद कर रही है। मुझे नहीं लगता कोई बराबरी का सौदा होगा। शिवसेना जब चुनाव लड़ती थी तो ज्यादा सीटें शिवसेना लेती थी, बीजेपी को हमेशा कम हिस्सा मिलता था उसमें। अब ये स्थिति थोड़ी, मैं समझता हूँ 220 सीटें 21 सीटें बम्बई में हैं, तो 221 सीटों में 20 सीटें भी अगर शिंदे गुट को दे दी जाए तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा। ये हिस्सा ही है ना। तो अब वो जो है वो एक तरह का कि बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है उसको तोड़ने की कोशिश है, लेकिन बाला साहब ठाकरे स्वयं ही मृत्यु से पहले उद्धव ठाकरे को विरासत सौंप गए थे और उन्होंने जनता को कह दिया था कि मेरे बाद इसको संभालना, और बाकायदे जमीन पर सिर रख के मत्था रख करके वो बोल गए थे। तो वो जो भावना है वो शिवसेना आज भी टूट नहीं गई है। तब सारी चुनौतियों के बड़े विधायक हैं, ये टूटे हैं, और इनसे जैसा कहा जा रहा है बहुत डर है और बहुत जैसा कहा जाता है ना, जो और बहुत सारा और दूसरी बातें हो रही हैं कि बहुत सारे लालच हैं खड़े हुए, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी में उन्होंने उन विधायकों ने जो मुंबई के विधायक हैं, जैसे मैं आपको बता, एक तरह से राजनीतिक आत्मघात है उनके लिए। बहुत मुश्किल होगा फिर से चुन करके आना अगले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि वो जो जमीन थी, जो उनकी बेसिक जो उनकी जमीन थी शिवसेना की, वो उनके साथ गई नहीं, वो लगभग अकेले गए हैं, शासक नहीं लगा पाए, एक यूनिट को साथ नहीं ले जा पाए। तो वो एक तरह का फिर वापस जो नजर आ रहा है लड़ाई बीजेपी और सेना में है, टक्कर बराबर की है, लेकिन दो छोटी छोटी एंटिटी, छोटी सही एनसीपी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट, और इधर प्रकाश अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की नाती जो है, वो आकर के ऐसी कई शक्तियां छोटी छोटी जुड़ रही हैं इकट्ठा। अब सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर ने भी ये बात कही है कि वो शिवसेना के साथ जो बीएमसी चुनाव है लड़ने पर बात हुई है उनकी। नहीं, वो एक बहुत बड़ा गठबंधन बनेगा जिसमें हो सकता है 20 फुट हो, कई को तो सीटें भी नहीं दी जाएंगी, लेकिन वो लड़ेंगे, और ये लड़ाई बड़ी करीबी और बड़े ऐसी लड़ाई होगी जिस पर ऐसी लड़ाई नगर निगम में तो भारत के इतिहास में कभी देखी नहीं गई होगी। ऐसी लड़ाई बंबई में होने वाली है, और मोदी जी निश्चित तौर पर अनुराग जी और कोशिश कर रहे हैं जी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली जो शिवसेना है, इसमें एक चीज देखने को मिली, जब बिहार में चुनाव था तब भी शिवसेना के जो नेता है वो बिहार चुनाव में भी जाकर आरजेडी के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा ले रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शिवसेना का मराठी वाला जो एक हार्ड कोर था वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है जो हार्ड कोर है उसकी वजह से शिवसेना को नुकसान भी हुआ है, जिसकी वजह से एक बार फिर से जो शिव सैनिक है वो मराठों की बात कर रहे हैं। लेकिन उत्तर भारतीयों की भूमिका क्या नजर आ रही है आपको? सबसे पहले शिवसेना को समझने की कोशिश कीजिए जी। शिवसेना एक ऐसा एक ग्रुप है जो अपने अपने समय में लोगों से समझौते करता रहा है जी। आपको विश्वास होगा कि उसने जॉर्ज फर्नांडिस की समाजवादी पार्टी से समझौता भी किया है जी। और मुस्लिम लीग से भी उसने अपना इलेक्शन समझौता किया है जी। तो जैसे जैसे सुविधा पड़ती है शिवसेना अपनी सुविधा देखती है और शुद्ध रूप से मराठी बाने की बात करने वाला, मराठी लोगों की बात करने वाली शिवसेना अचानक जो है वो
86 में जब बीजेपी के साथ आती है तो हिंदुत्व वाली पार्टी बन जाती है, ठीक जी। है, अपना रूप रंग बदल करके। इधर जो है वो कांग्रेस और उधर उसको एडजस्ट होने में बहुत नुकसान, बहुत उसको परेशानी हुई हो, ऐसा नहीं हुआ है जी। उसके नीचे। तो वो अपने आप में एक तरह का एक ऐसा गुट है कि जो एक तरह का कबीलाई एक हिसाब किताब है, जो नेता जो बोलता है वैसा सुन लिया जाता है। ये और उसमें बहुत ज्यादा वो पचड़ा नहीं होता कि कौन से और कहाँ। जहां तक उद्धव ठाकरे की बात है, इन्होंने इसके पहले कोशिश मुंबई में एक बहुत बड़ा उत्तर भारतीय वोट, अब सबको लगता है कि वो हमारा इस समय वोट बैंक ज्यादातर कांग्रेस तरफ से बीजेपी की तरफ चला गया है, ये यथार्थ है। तो उसको तोड़े बिना नुकसान पहुंचाना संभव नहीं है। तो इसके पहले भी उद्धव ठाकरे बहुत बार ऐसी कोशिश कर चुके हैं। एक ऐसी भी कोशिश कर चुके हैं कि शाखा में एक उप शाखा प्रमुख उत्तर भारतीय बना चुके हैं, और उसी के विरोध में राज ठाकरे वाला नारा दिया था अचानक, ऑल ऑफ अ सडन, नोट करके जैसे नींद से जागे हुए, और वो शिवसेना फिर मराठी बाने पे लौट आए। तो वो जो एक आप देख रहे हैं, वो एक कदम आगे 2 कदम पीछे ये राजनीति में होता रहता है, और वो अपने सुविधा से पार्टियां देखती हैं, ठीक है। आपने भी थोड़ी देर पहले बोला कि मोदी साहब जो है वो आए और वो दाऊदी बोहरा समाज के फंक्शन, तो उन्होंने कहा दाऊदी बोहरा मुझे परिवार जैसा लगता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस का कोई नेता ये बात बोला होता तो अब तक किस तरह छील दिया गया होता सोशल मीडिया में, है ना। तो वो उनको भी जब मालूम है मुसलमानों की जो नाराजगी है वो जब तक कम नहीं करते, कमजोर नहीं। दाऊदी बोहरा बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, लेकिन मुसलमानों को एक मैसेज देना है कि भाई हम आपके दुश्मन नहीं हैं जी। ये भी कोशिश जारी है, ये भी इसका एक असर है। तो ये व्यापक रणनीति है। सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी रोटी सेकने की कोशिश करते हैं जी, है ना। तो शिवसेना ये अपने तरफ से कोशिश कर रही है ना। तो शिवसेना को जो सबसे बड़ा फायदा जो हुआ है मोदी से है कि हिंदुत्व में 92 के दंगों में एकमात्र पार्टी जो एक्टिव थी वो शिवसेना थी। बीजेपी तो 93 के दंगों में, तो वो शिवसेना जिसने लड़ा, जो लड़ रही थी जमीन पर, है ना, और बहुत सारे दंगों में उसका रोल भी बढ़ा, वो शिवसेना को आज एक बहुत बड़ा एक कोर ग्रुप, उसको मुसलमानों का अनअपेक्षित समर्थन मिलता दिख रहा है जमीन पर जी। अब उसकी जो समस्या ये है कि वो अनुराग जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि शिवसेना के लिए एक समस्या की कोई वो हार्ड कोर जो है हिंदुत्व की राजनीति अब तक करती आ रही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय का वोटर था वो एक समय में कांग्रेस का हार्ड कोर वोटर माना जाता था। तो ये चीज का फायदा तो मिलेगा शिवसेना को, या जो कोई देखिए मुस्लिम वोट जो है वो मोटे तौर पर एक गणित यह है कि मोदी जी से लड़ेगा, मुसलमान वोट उसकी तरफ जाएगा। तो इस समय मुंबई में शिवसेना की लड़की नजर आ रही है, तो वो फैक्टर वो वहां जाएगा, उस तरह से लड़की नजर नहीं आ रही, ठीक है। पता नहीं क्या कारण है कि वो सुप्त अवस्था में, जो कुछ बची कुची कांग्रेस है मुंबई में, वो काफी सुप्त अवस्था में है। तो वो जो लड़ेगा वो पाएगा, वो शिवसेना को उसका फायदा मिलना चाहिए। हाँ, मैंने कहा आपको बताया कि आपकी विसंगतियां होती हैं लोकल, वो लोकल लेवल पर लोग बरसों तक एक दूसरे से लड़े होते हैं, व्यक्तिगत द्वेष और लड़ाइयां होती हैं। वो सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ उससे गणित नहीं जुड़ता, बहुत सारे टूट फूट इसमें होती है, लेकिन फिर भी को कुछ तो फायदा मिल ही जाएगा इस सब चीजों का। अनुराग, एक तरीके से शिवसेना जो है वो जो बीएमसी है वो किसी से बांटना नहीं चाहती है, तो आपको नहीं लगता कि महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है इनमें सीटों को लेकर भी काफी दांव पेच फंसते नजर आएंगे? मैं आपको थोड़ा सा काट रहा हूँ यहाँ। शिवसेना ने हमेशा मिल बांट के खाया है कॉर्पोरेशन में। अगर कुछ बड़ी लड़ाइयाँ हैं उसमें एक इससे बड़ा मिलती रही है, जो भी मिलता रहा है, पक्ष हो या विपक्ष हो। ये शिवसेना की खास बात है, इसलिए उसकी सत्ता इससे बरस तक चली है। शिवसेना हमेशा अपने बूते पर उसको 100% सीटें नहीं मिली। सारे छोटे मोटे दल, समाजवादी पार्टी, कभी अलग अलग पार्टियां उसको बाहर से समर्थन देती नहीं है, बदले में सत्ता का तो हिस्सा नहीं मिला है। लेकिन जो बाकी कुछ कहा जा सकता है ना, वो चर्चा है। जैसे कॉर्पोरेशन का बजट डिसाइड करने वाली कमेटी है, वो तय करती है, उसको स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं जी। तो महाराष्ट्र के तत्कालीन
मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने कहा ये स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग कमेटी है। जी। ठीक है, तो सब कुछ आप सब बराबर का हिस्सा है, यहाँ कोई वाद विवाद हुआ नहीं है ना। बीजेपी ने तो सत्ता भी साझा की है और बाकी भी साझा किया है, तो उसके लिए लड़ पाना, शिवसेना को भ्रष्ट बता पाना, उतने लंबे हिस्से तक उसके साथ उसने सत्ता साझा की है, तो किन भ्रष्टाचार पे वो बताएगी, है ना। अभी तो शिवसेना का साथ छूटा है, बहुत दिन नहीं हुए हैं उसको ना, तो कितने कौन सा भ्रष्टाचार आप दिखाएंगे और बताएंगे। उसमें लंबी श्रृंखला बजट है, उसमें लंबी हिस्सेदारी है, है। अब उनके लिए, सबके लिए बहुत मुश्किल है। तो शिवसेना ये सब चीज का ये गणित जो लोकल लेवल का आपसी ले ये शिवसेना के शायद समझ में आ गया है और वो निपटा लेगी। वो ज्यादा बड़ा काम नहीं मुझे नजर आता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बीएमसी चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। एक तरफ जहां पीएम मोदी के दौरे को लेकर विपक्ष जो है हमलावर है, उनका कहना है कि बीएमसी चुनाव नज़दीक है, इसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी बार बार मुंबई का दौरा कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी अपने दौरे के दौरान कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बोहरा समुदाय के लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है पक्ष और विपक्ष की बीएमसी चुनाव को लेकर अभी कहां तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज से शिव नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। पहले दिन चंद्रमौलेश्वर और कोटेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की गई। वहीं भस्म आरती में बाबा महाकाल को केसर और चंदन का उपटन लगाया गया। आज से पूरे 9 दिन तक शिव विवाह की अलग अलग रस्में निभाई जाएंगी। आज पहले दिन सुबह भस्म आरती में भगवान महाकाल को चंदन और केसर का उपटन लगाकर भांग से श्रृंगार कर भस्म रमाया गया। इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ बाबा की आरती की गई। पहले दिन चंद्रमौलेश्वर और कोटेश्वर महादेव की पूजा अर्चना विधि विधान से की गई। आज से बाबा महाकाल के पूरे 9 दिन का अलग अलग स्वरूप दर्शन में देखने को मिलेगा। तो उज्जैन में महाशिवरात्रि के 9 दिन के पर्व की शुरुआत जो हो चुकी है। आज से महादेव की अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। वहीं इन 9 दिनों में भगवान शिव के विवाह की अलग अलग रस्में भी निभाई जाएंगी। आपको बता दें कि कोटेश्वर महाराज की पूजा के साथ भगवान शिव के कोटेश्वर रूप की पूजा की गई, भस्म आरती की गई इस दौरान। वहीं जो उज्जैन नगर जो है वो 9 शिवरात्रियों के लिए तैयार हो गया है। नवरात्रि जो है महाशिवरात्रि का पर्व, उसे लेकर तैयार हो गया है। मंदिर की तरफ से पूजा अर्चना की विशेष तैयारियां हुई हैं। महाकाल आज से जैसे सबको ज्ञात है कि आज से शिव नवरात्रि आरंभ हुई है। आज प्रथम दिवस था शिव नवरात्रि का। ये फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रथम दिवस नवरात्रि का चालू होता है। इस दिन ये 9 दिवस जो है भगवान के, वैसे भगवान शिव की जो पूजन होती है वो तो सभी दिनों में उत्तम होती है, पर ये 9 दिनों में भगवान की विशेष कृपा रहती है। ये शिव विवाह का समय है भगवान के, और आज से भगवान को जो है केसर युक्त चंदन से उपटन का लेपन करके, भगवान का भान श्रृंगार करके, असंख्य रुद्राक्षों का अर्पण करके भगवान का श्रृंगार किया गया। उसके बाद में भस्म आरती पूजा करी गई है। आज से जो है भगवान महाकालेश्वर जी के मंदिर में और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट हेड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से राजेंद्र सिंह जादौन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, उज्जैन में महाशिवरात्रि जो 9 दिन की विशेष पूजा होती है शिव नवरात्रि की, वो आज से शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए अलका, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि का ये जो पर्व 18 फरवरी को पूरे देश भर में जो मनाया जाएगा, जिसको लेकर देश भर के सभी जो ज्योतिर्लिंग है उसमें से सबसे ज्यादा मान्यता रखने वाला जो ज्योतिर्लिंग है बाबा महाकाल का जो ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पर जो है बाबा महाकाल के अब 9 दिन तक लगातार नवरात्रि मनाए जाएंगे। यहाँ बाबा जो भोलेनाथ हैं, जो बाबा महाकाल हैं, उनके शिवलिंग को
को 9 दिनों तक लगातार हल्दी चंदन उपटप से सजाया जाएगा और जो विवाह के पूरे विधि विधान होते हैं, क्योंकि शिवरात्रि के दिन शिव बारात निकलेगी तो 9 दिन तक विवाह के सारे अनुष्ठान जो एक साधारण परिवार में विवाह के समय किए जाते हैं, इसी तरह से बाबा महाकाल को भी दूल्हे के रूप में लगातार सजाया जाएगा और फिर उनकी शिव बारात 18 फरवरी को निकाली जाएगी। और हाल ही में जो है गुप्त नवरात्रे खत्म हुए हैं और गुप्त नवरात्रे के बाद अब जो है बाबा महाकाल के नवरात्रे शुरू हुए हैं। और बाबा महाकाल के जो नवरात्रे शुरू हुए हैं, इसमें एक अनोखी चीज हर बार देखने को मिलती है कि बाबा के नए नए स्वरूप जो है यहाँ देखने को मिलते हैं। उन्हें तरह तरह के वस्त्रों से सजाया जाता है और अब 9 दिन तक ये लगातार कार्यक्रम जारी रहेगा। अलका जी, राजेंद्र, उज्जैन में किस तरीके का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है शिव नवरात्रों को लेकर? देखिए, शिव नवरात्रि की अगर इनका बात करूं तो उज्जैन वासी ही नहीं, देश भर से समस्त आने वाले जो दर्शन अभिलाषी हैं, जो भक्त हैं बाबा महाकाल के, वो लगातार नवरात्रि के पर्व से लेके शिवरात्रि तक जो है यहाँ पर अब अपना जमावड़ा जमा के रखने वाले हैं और बाबा के नए नए स्वरूपों के साथ साथ वो बाबा की सेवा में भी 9 दिनों तक लगे रहेंगे। जी, राजेंद्र, नौ शिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है? क्या उज्जैन में लोगों की भीड़ जो है, श्रद्धालु जो है, क्योंकि दूर दूर से उज्जैन में बाबा महाकाल के आशीर्वाद के लिए लोग आते हैं, तो इस समय श्रद्धालुओं में किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है? किस तरीके से श्रद्धालु कितनी संख्या में आ रहे हैं इस समय उज्जैन में? देखिए, इस समय अगर मैं श्रद्धालुओं की बात करूं तो श्रद्धालु बाबा महाकाल के मंदिर में श्रद्धालुओं की कभी भी कमी नहीं रहती है। हालांकि दिन दोगुनी और रात चौगुनी भीड़ बढ़ती ही जाती है, लेकिन नवरात्रों का विशेष महत्व माना जाता है। बाबा महाकाल की जो शिव बारात 18 फरवरी को जो निकलेगी, उसको लेकर आम जनता में एक अनोखा वो देखने को मिलता है कि बाबा की इस यात्रा के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और उन्होंने जोश रहता है कि बाबा महाकाल की शिव बारात में उन्हें शामिल होना है। जब शिव बारात निकलेगी तो यहाँ वही जो श्रद्धालु हैं वो आपको अलग अलग वेशभूषा में नजर आएंगे। कोई भूत प्रेत पिशाच, जो बाबा महाकाल के जो बाराती थे, शिवगण जो थे, उनके सभी की वेशभूषा में आपको 18 फरवरी को जब बारात निकलेगी तब लोग देखने को मिलेंगे। जी, राजेंद्र, मंदिर परिसर की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि नौ शिवरात्रि चल रहे हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी, तो क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है नौ शिवरात्रि को लेकर मंदिर प्रशासन की तरफ से? दर्शन के समय में क्या कुछ बढ़ोतरी की गई है या फिर समय सीमा जो है वो बढ़ाई गई है? देखिए, दर्शनों के समय की अगर बात करूं और श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई इसकी बात करूं तो अलका, हर नवरात्रों की तरह इस बार भी सुरक्षा को जो है काफी बढ़ाया गया है और पुलिस की भी मदद जो है सुरक्षा में ली जा रही है, क्योंकि महाकाल ट्रस्ट की तरफ से जो जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था है वो तो चलती है, लेकिन इसमें जिला बल, पुलिस बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की भी मदद ली जाती है, क्योंकि इस समय भक्तों का ज्यादा तांता मंदिर में देखने को मिलता है। तो सुरक्षा के इंतजाम भी काफी तगड़े किए गए हैं और जो सुरक्षा के मद्देनजर जो सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं उनमें अगर कुछ खराब थे तो उनकी भी जो है वापस उन्हें चालू करवाया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के साथ बाबा महाकाल जो है रोज नए स्वरूप में आपको देखने को मिलेंगे। राजेंद्र, क्या मंदिर परिसर की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है? नॉर्मल दिन की तरह ही जो है मंदिर को जो है खोला जाएगा और नॉर्मल दिन की तरह ही मंदिर को बंद किया जाएगा। आरती के समय में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। बस जो है कि बाबा महाकाल के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, क्योंकि 9 दिन बाद बाबा महाकाल जो है अपनी बारात को लेकर पूरे नगर भर में घूमेंगे और बारात नगर भर में घुमाई जाएगी बाबा महाकाल की, जिसको देखते हुए सारे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ जो है लोगों के आने जाने पर भी नजर रखी जाएगी। राजेंद्र, महाशिवरात्रि में शिव विवाह के दिन लाखों की संख्या में लोग उज्जैन में जुटते हैं और वहीं अभी नवरात्रि चल रहे हैं, इस मौके पर भी लगातार जो है उज्जैन में लोगों का आना जाना लगा रहेगा, भारी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे।
वही प्रशासन की तरफ से ऐसी स्थिति में क्या कुछ व्यवस्था किए गए हैं सुरक्षा को लेकर, ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ नियम बनाए गए हैं, क्योंकि लोगों की भीड़ जो है उज्जैन में इकट्ठा होगी, क्योंकि विशेष पर्व है महादेव का ये। देखिए, मैं आपको बता दूं कि विशेष पर्व होने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था में जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो जिला कलेक्टर ने साफ तौर पर सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ लोगों आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग व्यवस्था से लेकर हर तरीके की व्यवस्था और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के निर्देश पुलिस बल को दिए हैं, जिसके साथ सुचारू रूप से जनता को बिना किसी तकलीफ के बाबा महाकाल के दर्शन हो, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। जी राजेंद्र, क्या मध्य प्रदेश के सीएम भी इस दौरान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आ सकते हैं, महाकाल के दर्शन के लिए आ सकते हैं? क्योंकि अक्सर शिवराज चौहान जो है उज्जैन में बाबा के दर्शन के लिए आते रहते हैं और ऐसे में एक विशेष पर्व है, तो क्या इसके बारे में भी कोई जानकारी है? देखिए, हालांकि अभी तो मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल जो है जारी नहीं हुआ है। प्रोटोकॉल जारी होने में अभी समय है, क्योंकि 18 तारीख को बाबा महाकाल का जुलूस निकलना है, उनकी शिव बारात निकलनी है। अगर इस बीच कोई भी अपडेट होती है तो हम अपने दर्शकों को सबसे पहले अपडेट करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो उज्जैन में महाशिवरात्रि की धूम मची हुई है। पूरे 9 दिन की जो शिवरात्रि है वो शुरू हो चुकी है और इस दौरान महादेव के विवाह की सभी रस्में निभाई जाएंगी। वहीं महाशिवरात्रि के दिन महाकाल की बारात निकाली जाएगी, भगवान शिव की बारात निकलेगी और इस 9 दिनों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो लगातार उज्जैन पहुंच रही है इस विशेष मौके पर भगवान महाकाल के दर्शन के लिए। और प्रशासन, मंदिर प्रशासन की तरफ से, वहीं उज्जैन प्रशासन की तरफ से लगातार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, पार्किंग की व्यवस्था की गई है और इस समय पूरा उज्जैन जो है वो शिव में नजर आ रहा है। वहीं जालौन के कुठोद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन पाताल के तहत 25,000 के इनामी बदमाशों ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया है और एक बार फिर से 2 और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश जो गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर इराज राजा ने जालौन और उसके आसपास के सीमावर्ती जिलों में वांछित 23 अपराधियों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। उनकी सूची भी जारी कर दी थी। इसी क्रम में कुठौद थाना की टीम ने अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं कई अपराधी खुद से ही सामने आकर अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। तो जैसे आप लोग अवगत हैं कि जालौन पुलिस ने इन दिनों दुर्दांत अपराधी जो फरार चल रहे हैं, पुलिस और कानून की गिरफ्त से बचने के लिए बिलों में छुपे हुए, उनको गिरफ्तार करने के लिए एक अभियान चला रखा, एक ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन पाताल। इन अपराधियों पर, इन दुर्दांत अपराधियों पर जालौन पुलिस की ओर से गिरफ्तारी करने पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। इसी ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत आज एसएचओ कुठौन व स्वैट जालौन की टीम ने सफलता अर्जित की है। 2 इनामी अपराधी 25,000 के से हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार कुशवाहा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्ण कुमार, जालौन पुलिस की तरफ से ऑपरेशन पाताल चलाया गया है। 25,000 के इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि एक दिन पहले 25,000 के इनामी बदमाशों ने खुद ही सरेंडर किया था। क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? कृष्ण कुमार, क्या कुछ तो
जालौन में इस समय पुलिस जो है वो लगातार एक्शन मोड में है। ऑपरेशन पाताल बदमाशों के ऊपर नकेल कसने के लिए पुलिस की तरफ से चलाया गया है और इसी ऑपरेशन के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर गिरफ्तार किया है। वहीं एक दिन पहले 25,000 के इनामी बदमाशों ने खुद ही कोर्ट में सरेंडर किया था। आपको बता दें कि अपराधियों पर नकेल कसने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जालौन पुलिस की तरफ से 23 अपराधियों की लिस्ट जारी की गई है, जिन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा गया है और अब पुलिस को इसका फायदा भी मिलता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां बदमाश खुद सरेंडर करते नजर आ रहे हैं, वहीं पुलिस भी इनकी धरपकड़ कर रही है और इस मामले में पुलिस को सफलता मिली है। 25,000 के इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जालौन से हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार कुशवाहा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्ण कुमार, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 25,000 के इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला जनपद जालौन के प्रधान थाना क्षेत्र का है, जहां पर प्रधान पुलिस और एसओजी कल्याण सिंह को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसमें सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, पाताल ऑपरेशन। उसके तहत अपराधियों पर जो बड़े अपराधी हैं, गैंगस्टर वांछित हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। और अभी उसी के तहत 2 अपराधी पकड़े गए हैं, जिन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा गया था। उसी में तहत मुखबिर की सूचना पर प्रधान पुलिस और जालौन एसओजी टीम को सफलता हाथ लगी है, जिन्हें जालौन में कैद भी कर दिया गया है और जेल भेजा जा चुका है। कृष्ण कुमार, पुलिस ने ऑपरेशन पाताल चला रखा है, इसका कितना असर जो है वो शहर में देखने को मिल रहा है? जी, बिल्कुल। इसमें अभी तक के कुल लगभग 23 अपराधियों को पकड़ा जा चुका है ऑपरेशन पाताल के तहत, जिसमें अभी कुछ ही 2 दिन पहले अवैध असला बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसमें कुछ अपराधी सामने पकड़े गए थे और हथियार के साथ में पकड़ा गया था। उसके पहले गैंगस्टर लोग कुछ भाग रहे थे, उसमें फायरिंग हुई थी, जब भी कुछ 2 या 3 लोग पकड़े गए थे। कुल मिलाकर अभी तक 23 अपराधियों को पकड़ा जा चुका है। जी कृष्ण कुमार, पुलिस के इस अभियान का कितना असर अपराधों पर और अपराधियों पर पड़ा है? क्या कुछ कमी नजर आई है जालौन में अपराध के मामले में? जी, अपराधियों में बहुत ज्यादा खौफ है कि कुछ अपराधियों ने तो खुद जाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया है। इस तरह का माहौल बन चुका है पुलिस का। जी कृष्ण कुमार, आगे की क्या रणनीति है पुलिस विभाग के जालौन के? उनकी यही रणनीति है। पुलिस अधीक्षक जालौन का कहना है कि अपराधी अपराध करना छोड़ दे और सही से या तो अपना अपराध छोड़ दे, कहीं बाहर चले जाए, वरना अपराध छोड़ दे। जालौन में किसी तरह की कोई भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार कुशवाहा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो लगातार जालौन में पुलिस विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। वहीं पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन पाताल चला रखा है, जिसका आतंक भी अपराधियों में देखने को मिल रहा है। कुछ अपराधी जो हैं वो खुद ही सरेंडर करते नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ की धरपकड़ में पुलिस कामयाब हो रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं बुलंदशहर के कस्बा पहासू में खुलेआम सट्टे का अवैध गोरख धंधा चल रहा है। यहां शाम होते ही सट्टे लगाने वालों की चौपाल लग जाती है। वहीं किसी भी बात से बेखौफ होकर सट्टे का काला कारोबार चल रहा है। हालांकि अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से सट्टे का काला कारोबार फल फूल रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा। तो इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें जो हैं वो थाना पहासू की हैं, जहां पर सट्टे का काला कारोबार जो है वो फलता फूलता नजर आ रहा है। खुलेआम सट्टेबाज चौपाल लगा रहे हैं सट्टेबाजी की, जिनकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि अभी तक जो है पुलिस प्रशासन वो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। पुलिस प्रशासन की
तरफ से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि सट्टे का कारोबार जो है वो दिन रात फलता फूलता नजर आ रहा है। अब सट्टेबाजों का खुलेआम सट्टा लगाते हुए वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरे साथ ब्यूरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।